नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। पालघर की मॉब लिंचिंग घटना पर अब गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र में 2 साधु और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी और यहां पर सवाल कई खड़े होते हैं कि किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में ही भीड़ ने उन तीनों लोगों की हत्या कर दी। वो हिंदू साधु थे जो अपने गुरु के मृत अंतिम संस्कार में शामिल होने वहां से जा रहे थे, लेकिन पुलिस के मौजूदगी में ही उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और इसके बाद यही नहीं, पूरे देश में आक्रोश है। लगातार ये ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि किस तरीके से भीड़ ने इन लोगों को मार दिया। उन राक्षसों ने एक संत को, जिन्होंने भगवा पहन रखा था, एक वृद्ध था उनके साथ, 2 संत और एक ड्राइवर, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। और वही सवाल के घेरों में महाराष्ट्र सरकार भी और महाराष्ट्र पुलिस भी है। इसी मामले में अब गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी और वहीं उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अमित शाह ने इस मामले में बात हुई है और वहीं पर योगी ने भी बात की थी। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बात की थी और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पालघर महाराष्ट्र में हुई जूना अखाड़ा के संतों स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी, स्वामी सुशील गिरी जी व उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की हत्या के संबंध में कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से बात की और घटना की जिम्मेदारी तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हेतु आग्रह किया। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए तथा शेष को चिन्हित कर सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। जी आपको बता दें कि ये पूरा मामला तब का है जब एक संत और उनके साथ एक वृद्ध, यानी 2 संत और एक ड्राइवर गुजरात जा रहे थे और वहीं पर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर इनकी पीट कर हत्या कर दी गई। और ये मॉब लिंचिंग की घटना है। जिस तरीके से भीड़ ने पुलिस वालों के होते हुए उनके सामने ही इस घटना को अंजाम दिया और वहीं पर पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश था। लोग लगातार इस पर एक्शन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट मांगी। योगी आदित्यनाथ ने भी उद्धव ठाकरे से बात की। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी आकर जनता के सामने ये कहा कि ये घटना हुई है, इसमें 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 9 लोग हैं जो नाबालिग हैं इसमें, और साथ ही इस पर कार्रवाई की जा रही है। और उन्होंने कहा इसे सांप्रदायिक तत्व ना दिखाएं। कुछ लोग सांप्रदायिक ले रहे हैं इसे, लेकिन आपको बता दें कि इसमें सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि जब एक संत को मारा जा रहा था, वहां पर जो आवाज़ें आ रही थी वो भी कुछ बंगाली टाइप की आवाज़ें थी, तो इससे ये भी शक जा रहा है कि ये रोहिंग्या वहां पर हैं, उनकी तादाद है जहां पर ये हत्या की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसे वीडियो आ रही हैं जिसमें जो नाम आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो ये सांप्रदायिक है और सिर्फ भगवाधारी होने की वजह से ही उनकी हत्या की गई है। और आपको बता दें कि एक तरीके से ये मीडिया दिखा रहा है कि शक में हत्या की गई। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि कुछ शक में आके उन लोगों ने इनकी हत्या की है। तो लूटपाट की घटना की वो लुटेरे हो सकते हैं, इस वजह से ये इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने उनकी हत्या की है उन लोगों ने उनके पास जो कैश और नकदी थी वो भी छीन लिया, उसके बाद जान ले ली उनकी। और किस तरीके से जब तक जान नहीं निकली तब तक पीटते रहे। वहाँ पर पुलिस भी खड़ी हुई है। आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में पीट कर उनकी हत्या की गई है। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश था। लगातार ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है पालघर, और लगातार पूरे देश की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मांग उठ रही हैं कि इन जो राक्षस हैं, उपद्रवी हैं, जिन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें कई सारे लोग थे और जहां उस महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल उठता है जहां पर लॉकडाउन चल रहा है और वहां पर 4 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है। वहां पर सैकड़ों में भीड़ इकट्ठा कैसे हो जाती है और पुलिस मजबूर रह जाती है। चाहे इससे पहले बांद्रा की घटना हो और अब यहाँ पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और वहाँ पर कुछ कम लोग नहीं थे, इतने सारे लोग थे, सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद भी पुलिस नाकाम रही और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार नाकाम रही। इससे पहले आपको जैसे बताया था कि मौलाना साद को आतंकवादी कहने पर उनको जेल में डाल दिया गया था, एक डॉक्टर को, और यहाँ पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने कहा मुझसे नहीं हुआ। तो जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, ऐसा लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भगवाधारी थे। तो एक तरीके से ये जो मीडिया है, कुछ मीडिया हाउसेस और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो कहीं भी घटना होती है तुरंत वो प्राइम टाइम करने आ जाते हैं, लेकिन इस पर उन्होंने प्राइम टाइम नहीं किया। और जब लोगों ने कहा कि इस पर आपने प्राइम टाइम नहीं किया, थोड़ी सी बातों पर भी वो प्राइम टाइम ले
जाते हैं, यहाँ तक कि आम चूसने की बात पर भी उन्होंने एक प्राइम टाइम कर दिया था। और इस घटना को लेकर उन्होंने अभी तक अपने मुंह पर टेप लगा रखा है और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और साथ ही उनका कहना है ये सांप्रदायिक नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि उसी चैनल के पत्रकार और बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटर हैं जो वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वहीं पर आप देख सकते हैं कि एक कंटेंट है जहाँ पर एक मुस्लिम युवक की हत्या हुई है और वहाँ पर मेंशन किया गया है कि मुस्लिम युवक की हत्या पीट कर दी गई और वहीं पर 3 लोगों की जान चली गई, 3 लोगों की हत्या कर दी गई, वो लोग हैं वहाँ पर। तो जिस तरीके से हमारे देश में अगर दलित होता है तो उसे मेंशन किया जाता है, अगर मुस्लिम होता है तो उसे मेंशन किया जाता है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर एक मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई मेजॉरिटी का कोई इंसान हो तो उसको लोग बोलकर छोड़ दिया जाता है और बहुत हल्के में लिया जाता है। उनकी जान नहीं होती, चाहे वो प्राइम टाइम करने वाले हों या ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड देखते हैं जो समाज में है और दूसरी साइड को हमेशा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उनको इसलिए भी बोलना चाहिए। और जब इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी कि इस पर आपने प्राइम टाइम नहीं किया, इस पर आपने कुछ बोला नहीं, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में मुझे पता ही नहीं था। एक पत्रकार होने के नाते आपको हर घटना का पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड की घटना आपको नहीं पता होनी चाहिए। दोनों साइड की घटनाएं आपको देखनी चाहिए और उसके बाद ही प्राइम टाइम करना चाहिए। ये होती है पत्रकारिता। ये नहीं होती कि सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत कि हमारे देश में एक भय का माहौल है, ये समुदाय डरा हुआ है, देश का मुसलमान डरा हुआ है, दूसरा अगर उस पर हमला हो रहा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ शक के घेरे में या दायरे में उनकी हत्या कर दी गई और ऐसे हल्का फुल्का मामला देकर छोड़ देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे राक्षस, ऐसे उपद्रवी आगे बढ़ने की मंशा पालते रहें। तो इस पर भी लेकर लोगों में आक्रोश था। लगातार मांग हो रही है कि उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल भी इसे सांप्रदायिक नहीं बनाना चाहिए और इसे ही नहीं, जितने भी मामले देश में होते हैं उनको सांप्रदायिक मामला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो ऐसा करते हैं उन पर तुरंत और बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि भविष्य में ऐसी घटना अगर किसी के मन में अंजाम देने के लिए भी अगर वो सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का आज निधन हो गया है। सुबह 10:44 पर एम्स में उनका निधन हुआ, जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार फील्ड में जाकर काम कर रहे हैं और इस दौरान जब लॉकडाउन है उन्होंने अंतिम संस्कार में जाने से भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के बाद ही मैं घर आऊँगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा कदम उठाया है देश की जनता के लिए। उन्होंने 23 करोड़ जनता के लिए उत्तर प्रदेश के अपने पिता के निधन में अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब निधन की सूचना योगी आदित्यनाथ को मिली तो उन्होंने अपने मां को एक पत्र लिखा और बताया कि क्यों अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सकते। अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, किंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ने का कर्तव्य बोध के कारण मैं ना कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां पूर्वा आश्रम से जुड़ी सभी सदस्यों से भी अपील है कि वो लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने ये पत्र अपने मां को लिखा है और उन्होंने खेद जताया है कि किस तरीके से उन्हें खेद है कि अंतिम संस्कार में वो उपस्थित नहीं हो पाए और उसके बाद लॉकडाउन के बाद वो दर्शन करने के लिए अपने घर जाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस संकट पर कोर ग्रुप की बैठक कर रहे थे। इतने में उन्हें सूचना मिली कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनके पिता का निधन हो गया है। बैठक उसी प्रकार 45 मिनट चलती रही और वो प्रदेश की स्थिति का जायजा लेते रहे और अधिकारियों को उससे निपटने के निर्देश देते रहे।
इसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों को कहा कि कोटा से उत्तर प्रदेश लौटे सभी बच्चों को घर में रखना सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही सभी बच्चों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के बाद उनको घर भेजा जाए। बैठक खत्म हुई और वो अधिकारियों को बताते रहे कि किस प्रकार से उन्हें कोरोना वायरस का सामना करना है और पूरे वाक्यों की जानकारी उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक द्वारा दी गई है। तो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने 45 मिनट तक बैठक जारी करती रही और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं कोटा में फंसे हुए हैं उनके बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की। साथ में जो पत्र लिखा उन्होंने उसमें भी 23 करोड़ जनता को उन्होंने जिक्र किया कि भविष्य के लिए, उनके सफलता के लिए और महामारी से बचने के लिए उन्होंने अंतिम संस्कार में जाने से मना कर दिया। ठीक उसी प्रकार से और यहाँ पर भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आ जाती है कि किस तरीके से उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्हें तार मिलता है और वो कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं और उसके बाद वो तार उठाकर अपने जेब में डाल देते हैं और ठीक उसी प्रकार जैसे पहले वो सुनवाई कर रहे होते हैं, जज के सामने वो दलीलें दे रहे होते हैं, वैसे वो दलीलें देने लगते हैं। तो वहां पर भी उन्होंने संयम रखा था और आज योगी आदित्यनाथ ने भी ये साबित कर दिया कि वो कितने बड़े महान और लौह पुरुष हैं।